नमस्कार। ज्ञान में विद्या चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धलमल गिंटाला आज आपको कक्षा 7 का हिंदी का दूसरा भाग दादी माँ कहानी बताऊंगा। दादी माँ जो हमें जन्म देने वाली माता होती है, माता दादी माँ, माँ और दादी हमारी पिताजी की माता है। एक तो हमारे माता जी होते हैं, एक पिताजी की जो माता जी होती है उनको दादी माँ कहते हैं। तो अब हम आज ये पढ़ेंगे। दादी माँ के नाम से ही एक ऐसी तस्वीर बन जाती है। हमें दादी माँ, नानी माँ ये नाम आती बुद्धि औरत किसी एक ऐसी छवि जो हमें कहानियां सुनाती है, ऐसी अपने आप हमारे दिमाग में ऐसी बात आ जाती है। दादी माँ, अब कहानी है वो पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के अच्छी तरह से सुनना है और समझना है। इसमें आदर्श वाचन करा होगा, आपको भी अच्छी प्रकार से आदर्श वाचन करना है। अच्छा पढ़ना है, सुन पढ़ना है, ध्यान से सुनना। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ती, बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पूरा अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये एक जब पढ़ाई एक साल की एक क्लास की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होती है, तो बच्चों में कुछ उत्सुकता होती है और कुछ बच्चे मेरे को ऐसे कमजोर समझ गए कि अरे देखो इसको है ना गर्मी की छुट्टियां आने वाली है, ये खुश हो गया, यानी एक कमजोरी का आभास करवाने वाला बालक मानते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को मैं सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। आंखों के सामने बरबस यानी अचानक या ऐसे ही सामने शीत सर्दी का मौसम, स्वच्छ शीतल ठंडा धुंधला सा मौसम सामने आ जाता है। मुझे लगता है जैसे इतवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें, घेरू और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब बरसात होती है तो जो कीचड़ वगैरह होता है उसके अंदर सड़ करके एक अलग ही ऐसे महसूस होता है, उसमें गंध भी आती है, बाद में मच्छर पैदा होते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जब सूखे तालाब भर जाते हैं तो जो बालक होते हैं वो उनमें तैरना सीखते हैं, स्नान करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। ये बरसात के बाद का हर गांव का नजारा होता है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर ग्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर बुड़क रहा था, तो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। कहानीकार कह रहा है कि मैंने उसे पानी के अंदर खूब डुबकी लगाई, खूब नहाया और मैं बीमार हो गया, क्योंकि तपती गर्मी
के अंदर ठंडे पानी में स्नान करते हैं तो हमारे खून टस जाता है, बीमार हो जाते हैं। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में 7-8 दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। कहानीकार कह रहा है कि मेरे हल्की सी बुखार है, ये अच्छी लगती है मेरी को। दिन में घर वाले सेवा करते हैं, नींबू देते हैं, खाने पीने के लिए अलग अलग आइटम देते हैं, तो लेकर कह रहा है कि ये मेरे को ऐसी हल्की सी बीमारी अच्छी लगती है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, लेकिन इस बार लेखक के साथ क्या हुआ, ज्वर यानी बुखार चढ़ा और हल्का नहीं था, वो दिनों दिन तेज गति से बहुत तेज बुखार होने लग गया। इस बार उसको अलग ही महसूस हुआ, तेज बुखार हो गई। रजाई पर रजाई और उतरा, रात 12 बजे के बाद रजाइयां उड़ा दी, 1 उड़ाई, 2 उड़ाई, 3 उड़ाई, लेकिन वो अंदर से बुखार है, सर्दी है, वो मिटी नहीं। वो रात को 11:30 बजे 12 बजे बुखार उतरा। इस बार का बुखार है वो दोबारा नहीं चढ़ाना चाहता। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारी कीन धोती, सन से सफेद बालों के सीनों पर संथे टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, आंचल की गांठ खोल किसी ऐत्र से सप्तधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पिंपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। ये जो दादी माँ अभी जो कहानी कह रही है, ये बुखार की है। और अभी जो वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, सेम यही कंडीशन है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है बीमार के पास, तो व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है या बाहर वाला बीमार हो जाता है, तो घर के अंदर पहले बाहर से आदमी को नहीं आने देते थे, सब्जी के अंदर तेल से छोंकनी नहीं डालते थे क्योंकि इससे बीमारी ज्यादा फैलती थी। और मूंग चावल मूंग के पानी से इलाज शुरू करते थे, देसी इलाज थे, काढ़े थे, और ये एकदम सटीक बात है। वर्तमान में कोरोना जैसी ही उस समय बीमारी थी। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, यही औषधियां वर्तमान में काम आ रही है। महामारी और विषुचिका के दोनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये चीजें उस समय भी करते थे और आज भी है। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबु डॉक्टर साहब आकर नाड़ी दे जाते हैं और गुनेर मिक्सचर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भाग भी जाता है।
पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले तो ये कवि कहना चाह रहा था कि मेरी हल्की की बुखार है तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन ये जब तेज बुखार आई तो मन में सोचा कि ऐसी बुखार जीवन में दोबारा न आए। किशन बिहार की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पे उठा लिया हो। पड़ोसी में आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, वही बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। कि मैं अपने हाथ से एक काम नहीं करता हूं तो वो काम बिगड़ जाता है। अगर हमें कोई काम हम अपने आप हम करते हैं वो काम सही होता है, काम को बिगाड़ रहा है दूसरे को सौंप दो, काम बिगड़ जाएगा। दूसरा, हम जैसे करना चाहते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है, हर काम को अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो दूसरे का काम किया हुआ पसंद भी नहीं आता है। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, वही बुरा न माना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम कर अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। जाग में को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी नुकसान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दूध की रामनी की चाची खड़ी है, सो न होगा धनों रुपए मैं सूद के आज देते, मेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई को न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़ दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हो। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, पूरी होगी बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो दादी पैसे मांग रही थी, उसको घराई तो कहा कि तुम्हारे पिछले वाले पैसे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, आगे है, ऊपर से 10 का नोट दिया और दूध और नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। ये ऐसी दादी थी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था और तूने उसका आपत्ति की।
दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बलमा का मन एक सा होता है। तो ये कहती है दादी माँ, ये एक दादी माँ की कहानी है। इसमें कह रही है कि लड़का है, बालक है, बच्चा है, उसका मन और बलमा का मन तो एक जैसा होता है, इसलिए बच्चे से क्या शर्म करनी। तो ये एक दादी की ऐसी कहानी है। एक दादी होती है, किसी को उधार पैसे दे रखे होते हैं और उसके घर में किसी नाम की शादी होती है बालक की, तो वो पहले जो कर्जा होता है उसको दादी माफ कर देती है, ऊपर से पैसा देती है, दूध और फूलों का आशीर्वाद देती है। यह एक दादी माँ की कहानी हमें प्रेरित करता है। इससे हमें यह मिलता है, तभी हम दादी माँ को कहते हैं, यानी दादी माँ सब कुछ भलाई करती है, मन में कोई दुर्भावना नहीं होती है, सबका भला चाहती है। इसी कहानी, यह कहानी दादी माँ की है। और एक दादी का नाम आते ही प्रत्येक बालक के मन के अंदर बिंबात्मक, चित्रात्मक दिमाग के अंदर अपनी दादी की फोटो आ जाती है। और इस प्रकार से ये कहानी आज यही खत्म करते हैं। कल आधी कहानी आगे और पढ़ेंगे। जय हिंद।